सोचिए जरा, आप एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां प्रलय आ चुका है। पूरी जिंदगी लोग आपको कचरे से भी बदतर समझते हैं। आपका पूरा परिवार आपकी आंखों के सामने खत्म हो जाता है। फिर एक दिन आपको पता चलता है कि आपका अवेकन टैलेंट पूरी मानवता के इतिहास का सबसे महान टैलेंट है। वही टैलेंट जो शायद पूरी दुनिया को बचा सकता है। लेकिन सालों की कड़ी ट्रेनिंग और अनगिनत लड़ाइयों के बाद जब आप इंसानों के सबसे ताकतवर योद्धा बन जाते हैं, तब भी आपको यह सच्चाई पता चलती है कि इस दुनिया पर हमला करने वाले राक्षस आपकी ताकत से भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं। 100 साल से भी पहले अचानक दुनिया भर के जीव जंतु म्यूटेट होने लगे और इंसानों का बेरहमी से कत्लेआम शुरू कर दिया। यहाँ तक कि मरे हुए लोग भी म्यूटेंट्स में बदल गए और जिंदा इंसानों पर हमला करने लगे। देखते ही देखते पूरी दुनिया नर्क बन गई। हर तरफ तबाही और मौत का मंजर फैल गया। इस भयानक युद्ध के दौरान कुछ लोगों ने अपनी अवेकन पावर्स हासिल की और बार बार म्यूटेंट्स का डटकर सामना किया। लेकिन 2145 तक पूरी दुनिया के म्यूटेंट्स एक विशाल सेना बनाकर इकट्ठा हो गए और मानवता की आखिरी रक्षा पंक्ति को चारों तरफ से घेर लिया। अनगिनत अवेकन फाइटर्स इस युद्ध में मारे गए। तभी राजधानी के बीचों बीच अंतिम युद्ध भूमि पर एक विशाल मैनी-आइड मॉन्स्टर प्रकट हुआ। एक लेवल 3 डिवाइन मशीन आर्चर घबराते हुए कहता है, म्यूटेंट्स लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। उसके पास एक लेवल 3 psionic सपोर्ट फाइटर और एक लेवल 3 हेवी हैमर वॉरियर भी खड़े थे। मशीन आर्चर सबको चेतावनी देता है कि लगभग सभी लेवल 1 और लेवल 2 अवेकेंड फाइटर्स पहले ही मारे जा चुके हैं और अगर यही हाल रहा तो लेवल 3 फाइटर्स भी ज्यादा देर तक जिंदा नहीं बच पाएंगे। इसके बाद आर्चर बाकी दोनों से सतर्क रहने को कहता है क्योंकि उसके पास अभी भी एक बैकअप प्लान मौजूद है। उसी समय वह विशाल मॉन्स्टर लगातार और भी बड़ा होता जाता है। अचानक वह अपनी लंबी टेंटिकल्स चारों ओर फैलाता है, तीनों योद्धाओं को एक साथ जकड़ लेता है और उन्हें अपनी ओर खींचने लगता है। तो उसके विशाल माउथ की ओर हेवी हैमर वॉरियर चिल्लाकर कहता है, मुझे आगे धक्का दो। लेकिन सायोनिक सपोर्ट फाइटर तुरंत समझ जाता है कि उस मॉन्स्टर के मुंह से टपक रही ड्रूल असल में साइकिक एनर्जी से बनी है। अगर यह सच है तो वे उसके खिलाफ जरा भी जवाबी हमला नहीं कर सकते। तीनों को लगने लगता है कि अब उनका अंत तय है। जैसे ही उस दैत्य के विशाल जबड़े बंद होने लगते हैं, वे खुद को निगले जाने के लिए तैयार कर लेते हैं। तभी अगले ही पल कोई बिजली की रफ्तार से हमला करता है और उस विशाल मॉन्स्टर को एक ही बार में खत्म कर देता है। तीनों योद्धा पूरी तरह स्तब्ध रह जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि अभी अभी हुआ क्या है। मॉन्स्टर का शरीर बीच से फटने लगता है और वे जमीन पर गिर पड़ते हैं। जब वे ऊपर नजर उठाकर देखते हैं तो उनके सामने जिन्होंने उन्हें बचाया था वह किसी हीरो की तरह उनके सामने खड़े थे। वह थे सबसे शक्तिशाली डिवाइन टैलेंट वाले स्वॉर्ड्समैन जो उन्हें बचाने आए थे। उनका नाम मिस्टर नाइटिंगेल था। वह देर से आने के लिए माफी मांगते हैं और बाकी लोग उनका शुक्रिया अदा करते हैं। उन्हें राहत मिलती है कि वह सही समय पर पहुंच गए और उनकी जान बचा ली। लेकिन तभी मैका आगे देखता है और आर्चर सबको चेतावनी देता है कि प्रोटैगनिस्ट के ठीक सिर के ऊपर एक और म्यूटेंट मौजूद है। जैसे ही सब ऊपर देखते हैं, उन्हें एहसास होता है कि यह ऐसा क्रीचर है जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। वह एक उड़ने वाला म्यूटेंट था जिसके पेट में एक ही आंख थी, लंबे टेंटिकल्स, तेज क्लॉज और वह लगभग इंसान जैसी आकृति वाला था। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि ऐसा मॉन्स्टर मिस्टर नाइटिंगेल के ऊपर मंडराने की हिम्मत कैसे कर सकता है। हैमर वॉरियर गुस्से से भर जाता है और कहता है कि वह उसे एक ही बार में उड़ा देगा। वह आर्चर के साथ हवा में छलांग लगाकर हमला करता है, लेकिन जैसे ही दोनों उसके पेट में मौजूद उस विशाल आंख के पास पहुंचते हैं, मॉन्स्टर उनकी ओर मुड़ता है और एक भयानक साइकिक वेव छोड़ देता है। उसे एक हमले से दोनों पूरी तरह मिट जाते हैं, मानो किसी ने खुद हकीकत को बीच से काट दिया हो। सायोनिक फाइटर ये देखकर पूरी तरह स्तब्ध रह जाती है। वह भी अपनी शक्ति से जवाब देने की कोशिश करती है और अपने चारों ओर आग की लपटें इकट्ठी कर लेती है। लेकिन तभी वह मॉन्स्टर अपनी जगह से गायब हो जाता है और पलक झपकते ही उसके पीछे प्रकट हो जाता है। उसकी रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि पीसायोनिक फाइटर को बचाव करने का एक भी मौका नहीं मिलता। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर हुआ क्या है। वह डर से वहीं जड़ हो जाती है और आखिरी वार का इंतजार करते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है। लेकिन कुछ भी नहीं होता। यंग अचानक उसके सामने आ जाता है, मॉन्स्टर के टेंटिकल्स को रोक देता है और उसकी जान बचा लेता है। अब यांग खुद उस एक आंख वाले क्रीचर का सामना करने लगता है। वह तुरंत समझ जाता है कि यह कोई साधारण लेवल 3 म्यूटेंट नहीं है, खासकर इसलिए क्योंकि इसने एक ही वार में
दो सबसे शक्तिशाली लेवल 3 अवेकनर्स को मार गिराया था। इसलिए वह बाकी लोगों से कहता है कि वह पिसानिक फाइटर से पीछे हटने के लिए कहता है और बताता है कि इस मॉन्स्टर से वह अकेले निपटेगा। उसे भी पता था कि ऐसी लड़ाई में वह सिर्फ उसकी रफ्तार कम करेगी, इसलिए वह उसकी बात मानकर पीछे हट जाती है और यांग को उस मॉन्स्टर का अकेले सामना करने के लिए छोड़ देती है। लेकिन यांग का हथियार भी उस क्रीचर को रोक नहीं पाता। एक ही टक्कर में उसकी तलवार बीच से 2 टुकड़ों में कट जाती है। तभी उसे सच्चाई का एहसास होता है। उसकी तलवार सिर्फ एक हमला ही रोक पाई थी और अब पूरी तरह बेकार हो चुकी थी। उसे सेना की वह बात याद आती है जिसके बारे में सालों से चर्चा होती रही थी। एक ऐसी चीज जिसके बारे में सबको लगता था कि वह सिर्फ एक सिद्धांत है, लेकिन अब साफ हो चुका था यह एक लेवल। यह कोई साधारण मॉन्स्टर नहीं था, यह एक लेवल 4 म्यूटेंट था। अगले ही पल वह क्रीचर दोबारा यांग पर झपट पड़ता है। यांग समझ जाता है कि अगर उसे इसे हराना है तो अपनी पूरी ताकत झोंकनी पड़ेगी। वह अपनी टूटी हुई तलवार लेकर उसकी ओर दौड़ पड़ता है, फिर गायब हुए आधे हिस्से पर एनर्जी ब्लेड बना देता है, जिससे तलवार कुछ समय के लिए फिर से पूरी हो जाती है। दोनों की ताकत टकराते ही आसमान की ओर एक विशाल ऊर्जा किरण फूट पड़ती है। लेकिन तभी यांग को एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है। वह देखता है कि मॉन्स्टर उसकी आंखों के ठीक सामने खड़ा है। अगले ही सेकंड वह क्रीचर अपने हमले से यांग के सीने को आर पार चीर देता है। जब वह अपना पंजा वापस खींचता है तो यांग के सीने में एक बड़ा छेद रह जाता है। यांग के हाथ से उसकी तलवार छूट जाती है और वह जमीन पर गिर पड़ता है। वह पीछे की ओर गिर पड़ता है। अब उसे पूरी तरह यकीन हो जाता है कि यह सचमुच एक लेवल 4 म्यूटेंट है और इंसान अभी भी ऐसी ताकत के सामने बेहद कमजोर है। वह मॉन्स्टर उसके ऊपर चढ़ जाता है और यांग समझ जाता है कि अब उसकी मौत तय है। वह दुनिया की रक्षा नहीं कर पाया। जैसे ही मॉन्स्टर के टेंटिकल्स उसे निगलने के लिए आगे बढ़ते हैं, यांग की आंखों के सामने अपनी पूरी जिंदगी की यादें घूमने लगती हैं। उधर कमांड सेंटर में मौजूद सभी लोग सदमे में थे। यांग, जो चाइनीज वॉर जोन्स में इंसानों की आखिरी और सबसे बड़ी उम्मीद था, हार चुका था। अब हर किसी के मन में बस एक ही सवाल था, आखिर इंसानियत और कितनी देर तक टिक पाएगी। वे सोचने लगते हैं कि उस लेवल 4 म्यूटेंट की अगुवाई में आगे बढ़ रहे मॉन्स्टर्स के सामने वे आखिर कितनी देर तक टिक पाएंगे। एक अधिकारी अफसोस के साथ कहता है कि अगर यांग को पहले ही ढूंढ लिया गया होता और उसे और समय मिला होता तो शायद इस डरावने भविष्य को रोका जा सकता था। लेकिन अब उन्हें बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। उन्हें यकीन हो जाता है कि अब सबकी मौत तय है। इसीलिए कमांडर्स घोषणा करते हैं कि उस वॉर जोन की सभी डिफेंस लाइंस पूरी तरह खो चुकी हैं। वे मानवता के सबसे शक्तिशाली न्यूक्लियर वॉरहेड्स इस्तेमाल करने की अनुमति दे देते हैं। अगर यही अंत है तो वे उसका सामना सम्मान के साथ करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मानवता जीवित रहेगी। इसके बाद उन मॉन्स्टर्स पर न्यूक्लियर वेपन्स दाग दिए जाते हैं। हर इंसान यह फैसला कर चुका था कि अगर मानवता को बचाने के लिए अपनी जान भी देनी पड़े तो वह पीछे नहीं हटेगा। अगले ही पल एक भयानक विस्फोट पूरी धरती को अपनी चपेट में ले लेता है। लेकिन तभी कोई लड़का अचानक अपनी आंखें खोलता है। टीवी पर एक समाचार प्रसारण चल रहा होता है। समाचार में बताया जा रहा था कि नए कैलेंडर का वर्ष 06 नवंबर है और सेफ जोन 337 का निर्माण जल्द ही शुरू होने वाला है। लड़का जैसे ही पूरी तरह होश में आता है, एक और ब्रेकिंग न्यूज सुनाई देती है। पूर्वी क्षेत्र के सेफ रीजन 67 पर समुद्री मॉन्स्टर्स ने हमला कर दिया है और वहां मौजूद सभी बचे हुए लोगों को तुरंत सुरक्षित स्थान पर जाने का आदेश दिया गया है। वह लड़का घबराकर उठ बैठता है। उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था कि कुछ बहुत बड़ा बदल चुका है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका सिर फटने वाला हो। वह सोचने लगा कि क्या वह पहले ही हार कर मारा जा चुका है। तभी उसे पास में 2 लोगों की बातें सुनाई देती हैं। वे कहते हैं कि उसे टेस्ट में फेल होना ही था। सबको यही विश्वास दिलाया गया कि वह वायरस की वजह से बेहोश हुआ था और बाहर से पूरा मामला संभाल लिया गया था। लेकिन अगर वह कोई परेशानी खड़ी करता है तो उन्हें उसे मार डालने का आदेश मिला है, क्योंकि इसके लिए पैसे पहले ही दिए जा चुके हैं। दोनों आदमी बंदूकें लेकर उस मेघ के पास बढ़ते हैं। उनमें से एक कहता है, यह तो बस एक साधारण इंसान है, जागृत लोगों की वंशावली से भी नहीं है, इसलिए जैसे ही कोई साइड कैरेक्टर मरता है उसकी कोई कीमत नहीं रह जाती। दूसरा आदमी कहता है, अगर यह जल्दी नहीं जागा तो शायद अभी भी बच सकता है। उसी पल उसे एहसास होता है कि यह 3 साल पहले का समय है। उसका पुनर्जन्म हो चुका है और वह वापस उसी दिन आ गया है जिस दिन उसका टैलेंट टेस्ट हुआ था। उसे याद आता है कि अपनी पिछली जिंदगी में वह इसलिए फेल हुआ था
क्योंकि किसी ने उसके टेस्ट में छेड़छाड़ की थी। तभी उनमें से एक आदमी दूसरे की बात काटते हुए कहता है, बहुत समय बर्बाद हो गया, इसे अभी खत्म कर देते हैं। लेकिन इस बार वह उनकी जीत नहीं होने देना चाहता। वह बिजली की तेजी से बंदूक पकड़े आदमी पर झपटता है, उसके हाथ से बंदूक छीन लेता है और तुरंत दोनों में से एक पर हमला कर देता है। कुछ ही पलों में वह पहले आदमी को ढेर कर देता है। फिर वह कांपते हुए दूसरे आदमी पर बंदूक तान देता है। दूसरा आदमी डर से जड़ हो जाता है। अगले ही पल वह गोली चलाकर दोनों को मार गिराता है और इस तरह अपने ऊपर हुए हत्या के प्रयास से बच निकलता है। उसे अपनी पिछली जिंदगी की हर बात याद आने लगती है। टैलेंट टेस्ट में फेल होने के बाद उसने 3 साल तक लाशें इकट्ठा करने का काम किया था। तभी आखिरकार सेना को उसके दिव्य टैलेंट का पता चला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चीन का वॉर जोन पहले ही ढह चुका था, इसलिए उसके पास न पर्याप्त समय बचा था और न ही अपनी ताकत बढ़ाने के लिए जरूरी संसाधन। फिर भी उसने केवल 7 महीनों में ही लेवल 3 हासिल कर लिया था, लेकिन वह अभी भी अपनी असली क्षमता की ऊंचाइयों से बहुत दूर था। इससे पहले कि वह अपनी पूरी ताकत तक पहुंच पाता, उसे एक ऐसे दुश्मन का सामना करने पर मजबूर होना पड़ा। फिर उसे अपनी पिछली जिंदगी का सबसे भयानक पल याद आता है, जब उसे एक लेवल 4 म्यूटेंट का सामना करना पड़ा था। इसके बाद उसके मन में अपनी माँ और शाइवन की यादें उमड़ पड़ती हैं। उन्हें बचा ना पाने का अपराध बोध आज भी उसके दिल पर भारी है, लेकिन इस बार अभी देर नहीं हुई है। अगर वह इस बार टैलेंट टेस्ट पास कर ले, सबसे शक्तिशाली बन जाए और पहले से कहीं तेजी से अपनी ताकत बढ़ाए, तो वह अपने सबसे प्रिय लोगों को बचा सकता है और इस महाविनाश का अंत भी कर सकता है। यही सोचकर वह पूरे दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ जाता है। तभी अचानक उसके सामने एक संदेश दिखाई देता है। फाइनल जजमेंट स्वॉर्ड गॉड सिस्टम सफलतापूर्वक यूनियन से लिंक हो चुका है। उसका पहला मिशन है 30 मिनट के भीतर टैलेंट टेस्ट वाले क्रिस्टल को छूकर सिस्टम को पूरी तरह अनलॉक करना। अगर वह 31 मिनट पूरे होने से पहले उस क्रिस्टल को नहीं छू पाया तो अगर 31 मिनट पूरे होने से पहले वह टेस्ट क्रिस्टल को नहीं छू पाया तो यह सिस्टम हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। सिस्टम सक्रिय होने के बाद उसकी हर तलवार तकनीक की शक्ति 100 गुना बढ़ जाएगी और वह एक प्रतिबंधित फॉरबिडन स्वॉर्ड आर्ट में विकसित हो जाएगी। यह सुनते ही यूनियन समझ जाता है कि यह सिस्टम उन सामान्य अवेकनिंग सिस्टम से बिल्कुल अलग है जिनके बारे में दुनिया अब तक जानती थी। वह सोचने लगता है कि शायद यही उसकी किस्मत बदलने का मौका है। हो सकता है पुनर्जन्म ने सब कुछ बदल दिया हो, लेकिन अभी इन बातों के बारे में सोचने का समय नहीं है। इस वक्त उसके लिए कोई भी सिस्टम अच्छा है, अगर वह उसे पहले से ज्यादा शक्तिशाली बनने में मदद करे। सबसे पहले उसे टैलेंट टेस्ट की जगह पहुंचना है और यह पता लगाना है कि आखिर उसके साथ विश्वासघात किसने किया था। उधर दूसरी ओर 31 मिनट की उलटी गिनती लगातार चल रही है। तभी कुछ गार्ड तेजी से उसकी ओर दौड़ते हुए आते हैं और उसे मेक के बारे में सवाल पूछना बंद करने को कहते हैं। उसी समय वे सुरक्षा अलर्ट भी सक्रिय कर देते हैं। वे उसे संक्रमित होकर भागा हुआ व्यक्ति घोषित करते हैं और चिल्लाकर आदेश देते हैं, वहीं रुक जाओ, दोनों हाथ सिर के ऊपर रखो। यानी एक ही नजर में पूरी स्थिति का आकलन कर लेता है। कैप्टन केवल एक लो लेवल अवेकेंड है, जबकि बाकी गार्ड उससे भी ज्यादा कमजोर हैं। फिलहाल सबसे सही रणनीति यही है कि वह कैप्टन को अपने काबू में रखे और उससे अपनी मदद करवाए। बिना एक पल गनवाए वह पहले गार्ड पर गोली चलाता है और उसकी बंदूक तुरंत छीन देता है। इसके बाद वह बिजली की रफ्तार से सीधे कैप्टन की ओर झपटता है। उसके शरीर के चारों ओर घूमकर एक ही पल में उसकी पीठ के पीछे पहुंच जाता है। अब बाकी सभी गार्ड पूरी तरह असमंजस में पड़ जाते हैं। कैप्टन पूरी तरह घबरा जाता है। यन बाकी सभी को चेतावनी देता है, कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। अगर किसी ने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं इसी वक्त कैप्टन को गोली मार दूंगा। सैनिक जोर से चिल्लाते हैं, हमारे कैप्टन को छोड़ दो। सेफ जोन के अंदर सेना पर हमला करने की सजा सिर्फ मौत है, लेकिन यूनियन उनकी बात बीच में ही काट देता है। वह सख्त लहजे में कहता है, मुझे तुरंत टैलेंट टेस्टिंग साइट पर ले चलो। तुम्हारे पास फैसला करने के लिए सिर्फ 3 सेकंड हैं। उसके बाद तुम्हारा कैप्टन जिंदा नहीं बचेगा। उसकी बात सुनकर सभी लोग हैरानी से उसे घूरने लगते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि एक साधारण इंसान सेना को इस तरह खुलेआम धमकी देने की हिम्मत कर सकता है। उधर कैप्टन भी पूरी तरह स्तब्ध रह जाता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा कि एक आम आदमी उसके सिर पर बंदूक तानकर उसे बंधक बना सकता है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा कि एक साधारण इंसान जबरदस्ती टैलेंट टेस्ट में घुसने की कोशिश कर रहा है। यूनियन पिस्तौल को कैप्टन के सिर पर और जोर से टिकाता है। आखिरकार कैप्टन पीछे हट जाता है और कहता है, शायद यह सब कोई गलतफहमी है।
पहले बात करके मामला सुलझा लेते हैं। लेकिन यिनियोन सिर्फ एक ही बात कहता है, चलो। चलते हुए कैप्टन उसे चेतावनी देता है, बेहतर होगा कि तुम्हारा अवेकनिंग सफल हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा हो भी गया तब भी तुम्हें सजा से बचना आसान नहीं होगा। इसी बीच नए कैडेट्स को याद दिलाया जाता है कि सन 2042 में दुनिया का अंत शुरू हुआ था, जिसने पूरी मानवता को विनाश के युग में धकेल दिया। उस समय हर 1 करोड़ लोगों में से केवल एक व्यक्ति ही अवेकेंड बनने की क्षमता हासिल कर पाया था, और वही लोग मानवता की आखिरी उम्मीद बनकर उभरे। उन्हीं लोगों ने अवेकेंड की पहली पीढ़ी बनाई और चीन की रक्षा के लिए सेना में शामिल हो गए। यही वजह है कि आज का यह टैलेंट टेस्ट इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। यही परीक्षा तय करती है कि किसी व्यक्ति में अवेकनिंग का टैलेंट है या नहीं। अगर कोई इसमें सफल हो जाता है तो वह कॉम्बैट टाइप अवेकेंड बनकर मानवता की रक्षा कर सकता है, लेकिन जो असफल हो जाते हैं उन्हें सामान्य जीवन जीने के लिए वापस भेज दिया जाता है। तभी लियो चांग घोषणा करता है, सबसे पहले अवेकेंड की संतानों का टेस्ट शुरू किया जाएगा। यह सुनते ही सभी लोग एक एक करके टेस्ट क्रिस्टल की ओर बढ़ने लगते हैं। उसी समय एक सैनिक को रेडियो पर एक आपातकालीन संदेश मिलता है। एक संक्रमित व्यक्ति कुछ लोगों को बंधक बनाकर टेस्टिंग एरिया के अंदर घुस आया है। रेडियो पर वही चेतावनी बार बार दोहराई जाती है, जिससे पूरे टेस्टिंग एरिया में तनाव फैल जाता है और सचमुच यिनियोन सीधे टेस्ट क्रिस्टल की ओर बढ़ रहा होता है। तभी लियो चांग ऊंची आवाज में आदेश देता है, अपना हथियार नीचे डालो और आत्मसमर्पण कर दो। अगर तुमने विरोध जारी रखा तो यहीं मार दिए जाओगे। एक ही पल में सैनिक बंदूकों और तलवारों के साथ यिनियोन को चारों ओर से घेर लेते हैं। यिनियोन शांत स्वर में कहता है, मैं संक्रमित नहीं हूं और मेरा अवेकनिंग सेरेमोनी को रोकने का कोई इरादा भी नहीं है। फिर वह आगे कहता है, मैं यहां सिर्फ एक वजह से आया हूं, टैलेंट टेस्ट देने के लिए। लेकिन एक कमांडर उसकी एक भी बात सुनना नहीं चाहता। वह तुरंत आदेश देता है, इसे अभी खत्म कर दो।